आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना है। इससे पहले आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि क्रोमोसोम कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड पहले देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कौन से भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक कोशिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका वाला था सेल में, इसके सेल आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? अभी केंद्रक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक। इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर की जो मटेरियल पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाई जाती है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम, ये सब क्या होंगे? इनमें जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है वो कैसे, इसकी जो प्रवृत्ति कैसी रहती है, इसके नेचर कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। एसिडिक मतलब अम्लीय अवस्था में रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है? न्यूक्लियस को इंग्लिश न्यूक्लिक, केंद्रक के इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? इसे बोल रहे हैं न्यूक्लियस, बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो केंद्रक के अंदर जो अम्लीय पदार्थ होंगे क्या कहा जाता है? केंद्रक के अंदर जो अम्लीय पदार्थ होंगे को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। अब इस न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। कि न्यूक्लिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है? तो न्यूक्लियस के अंदर है क्या? न्यूक्लियस वाला था, न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है? क्रोमोसोम, जो आपको मैं पढ़ा सकती हूँ क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, आगे जो डीएनए होती है उन डीएनए से मिलकर बनी हुई रहती है। ठीक है, क्रोमोसोम अब किससे मिलकर बनी रहती है? क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलकर बनी रहती है। और डीएनए किससे मिलकर बनी रहती है? तो डीएनए है वो जीन से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी रहती है? जीन से मिलकर बनी रहती है। तो इसे देखें तो ये जीन है, इन बहुत सारे जीन से मिलकर क्या बनेगी? डीएनए बनेगा। ठीक है, और डीएनए से मिलकर क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। और क्रोमोसोम किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में? आगे देख लेते हैं, इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है, उसे न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया है और सबसे पहले इसे किसमें देखा गया? ठीक है, तो इसका हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, क्या नाम है? फ्रेडरिक मिशर नामक जो साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक मिशर नामक जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसमें देखा? पल्स सेल में देखा। ठीक है, किसमें देखा? पल्स सेल में देखा और नाम क्या रखा इसका? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने देखा। किसमें देखा? तो पल्स सेल में देखा और नाम क्या दिया इसे? नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट है, अल्टमैन नामक साइंटिस्ट है। इस अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्यों दिया? इसलिए क्योंकि इसकी नेचर कैसे रहती है? एसिडिक रहती है। ठीक है, अम्लीय अवस्था रहती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया? एसिडिक न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का टाइप। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इसके दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक डीएनए होती है और एक क्या होता है? आरएनए। जब स्टार्टिंग की थी तब बताई थी कि न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आपको डीएनए और आरएनए पढ़नी है। ठीक है, तो ये टाइप देखते हैं। तो टाइप देखते हैं, इसके दो टाइप है। कौन कौन से हैं? एक डीएनए है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बनी रहती है? डीएनए से। मतलब कह सकते हैं कि क्या? डीएनए है ना। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो फुल नेम क्या होते हैं? तो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबो क्या? डीएनए है, डीएनए का नाम क्या है?
न्यूक्लियस है वो किसमें पाई जाती है? केंद्रक में। तो न्यूक्लियस में केंद्रक के अलावा डीएनए में और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक, तो केंद्रक है कोशिका में, यहाँ पर बताती हूँ ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होती है? केंद्रक है। ठीक है, अब ये केंद्रक, इस केंद्रक में क्या पाई जाती है? डीएनए पाई जाती है। अब इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ पर केंद्रक पाए जाते हैं? तो इस केंद्रक के अलावा या न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होती है? डीएनए है वो पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती है? डीएनए है वो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो उस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। देख लेते हैं डीएनए किसमें एब्सेंट रहते हैं? तो डीएनए है वो प्लांट्स में, प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस तो ऐसे वायरस जो प्लांट को इफेक्ट करे, ठीक है, प्लांट में बीमारियां फैलाए, वो वायरस को क्या कहा जाएगा? प्लांट वायरस कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट वायरस में डीएनए है वो क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं, मतलब इसमें डीएनए है वो नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं डीएनए वो किन किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहले देख लिए जीन देख लिए, लेकिन अभी इसका क्या देख रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये किन किन से मिलकर बना रहता है, और अंत में जीन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? तो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, किससे मिलकर बना रहता है? डीएनए है, डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्या है यहाँ पर? टाइड। ठीक है, क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और क्या होता है? फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने हुए हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं। फास्फोरिक एसिड, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर से मिलकर बने रहते हैं। किससे मिलकर बने हैं? नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबोज भी आते हैं। आगे इसमें जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। एक क्या है? प्यूरिन है, और एक क्या होता है? पैरामिडिन है। तो जो प्यूरिन है इसके अंतर्गत ए और जी आता है। ए और जी, ए को एडेनिन कहा जाता है, और क्या है? जी है, इसे क्या पढ़ा जाता है? ग्वानिन पढ़ा जाता है। आगे है पैरामिडिन। पैरामिडिन में क्या है? सी और टी आता है। ठीक है, सी और टी, सी क्या होती है? इसकी साइटोसिन होती है, और टी को क्या बोला जाता है? टी को यहाँ पर थायमिन कहा जाता है। ठीक है, क्या है इसमें? एडेनिन, ग्वानिन, वो किसके अंतर्गत आता है? प्यूरिन के अंतर्गत। और पैरामिडिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? यहाँ पर आता है साइटोसिन और आता है इसमें थायमिन। ठीक है, किन किन से मिलकर बना है पता चला। अब इसी को ऊपर की ओर लेकर चलते हैं तो क्या होगा? एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर क्या बना है? प्यूरिन बना। ठीक है, ये साइटोसिन और थायमिन से मिलकर क्या बना है? पैरामिडिन बना है। अब ये जो प्यूरिन और पैरामिडिन है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? नाइट्रोजन बेस। और ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाती है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ समझ में। अब आगे भी बढ़ते हैं, डीएनए का आणविक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका आणविक स्ट्रक्चर किसने दिया है और कैसा रहता है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, वो किन से जुड़ता है ये पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर स्टडी करेंगे डीएनए का आणविक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डीएनए का आणविक स्ट्रक्चर।
ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसे हिंदी में आणविक स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का क्या पढ़े, आणविक स्ट्रक्चर पढ़े, इसे इंग्लिश में क्या करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होती है, ठीक है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होती है जो पेरेंट के लक्षण को या माता पिता के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। डीएनए का आणविक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इससे पहले जान लेते हैं कि डीएनए है उसकी जो ये मॉडल पढ़े, आणविक स्ट्रक्चर पढ़े, वो मॉडल किसने दिया था। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, किसने दिया था, जे.डी. वॉटसन एंड F.S.C. क्रिक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डीएनए मॉडल दिया था। किसने दिया है, जे.डी. वॉटसन एंड F.S.C. क्रिक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया। क्योंकि इस मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है, वॉटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने किया है, इसलिए इसे वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये डीएनए का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आणविक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या है इसका, ये डीएनए कैसे, डीएनए को कैसा रहता है, क्वाइल्ड, ठीक है। क्वाइल्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंडलित अवस्था, ठीक, कैसा रहता है, कुंडलित अवस्था में रहती है। डीएनए क्या है, क्वाइल्ड होती है और द्विस्टैंड रहता है, ठीक है। द्वि मतलब डबल स्टैंड, कैसा रहता है, ये डबल स्टैंड रहता है। ये देखिए, ये एक है, ठीक है, इसकी वन स्टैंड, ठीक है, ये क्या है इसका सेकेंड, तो क्या होता है, डबल है, ठीक है, दो स्टैंड पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे डबल स्टैंड होती है। और कैसा रहता है, ये क्वाइल्ड रहता है। क्वाइल्ड कहने का मतलब क्या, कुंडलित अवस्था में रहते हैं। ऐसे में दो स्टैंड रहती है, ऐसा क्या होगा, दो स्टैंड होगा, तो ये कैसे, क्वाइल्ड, मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, तभी इसे क्या कहा जाता है, क्वाइल्ड। तो डीएनए कैसा रहता है, डीएनए है वो डबल स्टैंड होते हैं और क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए रहते हैं, किससे मिलकर बना रहता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है, डबल स्टैंड रहता है और एक ऐसा रहता है अनब्रांचेस रहता है। ऐसा नहीं कि डीएनए की यहाँ से कोई ब्रांच निकल जाए, ठीक है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं निकलेगा, कैसा है, डबल स्टैंड है। तो डबल स्टैंड है और एक ऐसा अनब्रांचेस है, मतलब अशाखित अवस्था। अनब्रांचेस को क्या कहते हैं हिंदी में, अनब्रांचेस को कहा जाएगा अशाखित, तो इसकी कोई शाखा नहीं होती है। आगे जो डीएनए पॉलीपेप्टाइड की बनी रहती है और ये कैसे रहता है, एंटी पैरेलल होती है, ठीक है, कैसा रहता है, ये एंटी पैरेलल होती है। आगे ये जो डीएनए है, ये स्टार्ट क्या होती है, इसके एक के जो सिर है वो 3 डेज से स्टार्ट होती है और ये कहाँ पर होती है, 5 डेज पर। देखिए 3 डेज से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रही है, 5 डेज पर, ठीक है। अगर 5 डेज से स्टार्ट होती है तो आगे ये कौन सा डेज, किसमें एंड हो जाती है, ये किसमें हो जाती है, 3 डेज में हो जाती है। तो इसके जो सिर है उसे क्या कहा जाता है, तो इसकी जो चैन है, इसकी जो ये क्या है, इसकी श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक। इसकी जो श्रृंखला तो 3 डेज है, तो 3 डेज है, तो 3 डेज है उसे क्या कहा जाए, 3 डेज प्राइम एंड कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, 3 डेज प्राइम एंड कहेंगे। और जो 5 डेज है उसे क्या कहा जाएगा, 5 डेज, ठीक है, 5 डेज क्या है, प्राइम एंड कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, 5 डेज प्राइम एंड कहा जाता है। आगे इसमें डीएनए में बताए थे, इसका स्ट्रक्चर बता रहे थे, इसके जो डीएनए है उनका क्या बताए, केमिकल कंपोजिशन बता रहे थे। तो केमिकल कंपोजिशन में बताए थे, एडेनिन बताई थी, ठीक है, ग्वानिन बताई थी, थायमिन बताए थे, ग्वानिन और साइटोसिन, ये सब बताए थे, ठीक। तो इसमें जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और कितने बंध के बाद, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। क्या है, एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती है और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। कौन है, कार्बन, ये सॉरी कार्बन नहीं, साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ और एडेनिन है वो थायमिन के साथ जुड़ते हैं। तो एडेनिन और थायमिन है वो आपस में द्विहाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन है आपस में कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। यहाँ तक है समझ में। आगे जो डीएनए है, इस के ऊपर डीएनए, ये डीएनए का जो व्यास होती है, डायमीटर है, वो कितना रहती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये जो डायमीटर है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। इनके जो ये कुंडलित अवस्था है,
क्या कहा जाता है? कुंडलिनी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसे कुंडलिनी कहा जाता है। तो ये जो एक कुंडलिनी है, इनका इसे देखिए, इसका व्यास कितना है? इसका है 34 अंगस्ट्राम होती है। ठीक है, कितना होता है? 34 अंगस्ट्राम। से हिंदी में कहते कितना हो जाएगा? ये 34 अंगस्ट्राम होते हैं। ठीक है, कितना होता है? 34 अंगस्ट्राम होते हैं। जो इनके एक पीस या कुंडलिनी है, इनमें क्या जी, ये देखो डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होती है। इसके जो एक पीस में कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने, तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने रहते हैं? इसके एक पीस में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इसमें कितना होते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, इसमें कितना होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड होगा। इसका हर एक क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, तो कितना न्यूक्लियोटाइड है एक पीस में? एक पीस या कुंडलिनी में 10 न्यूक्लियोटाइड होती है। अब इसमें दो न्यूक्लियोटाइड, इसमें जो ये दो न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच की दूरी है वो कितना रहती है? 3.4 अंगस्ट्राम होती है। ठीक है, कितना होती है? इनकी जो बीच की दूरी है वो कितने रहती है? दो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इन दो न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है वो कितने रहती है? 3.4 अंगस्ट्राम की होती है। ठीक है, ये आगे समझ में। इसके पीछे देखो कितना है? 34 अंगस्ट्राम है। ठीक है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड है, एक बीच में कितना न्यूक्लियोटाइड है? 10 न्यूक्लियोटाइड है। और इसमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना रहती है? 3.4 अंगस्ट्राम। ठीक, ये डीएनए हम कैसा रहता है? ये रहता है राइट हैंडेड होता है। ठीक है, राइट हैंडेड को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। ठीक है, कैसा रहता है? ये दक्षिणावर्त मुड़ी हुई अवस्था में रहती है। अब देखते तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। तो बोल रहे बार वैसे कि डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर देखिए जो एडेनिन और गुआनिन था, ठीक है, एडेनिन और थायमिन वो दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं। और यहाँ पर साइटोसिन और गुआनिन कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने, तो इसमें दो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कौन सा बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है आपस में कौन सा बंध के द्वारा जुड़ा रहता है? तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कौन सा बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? ये दोनों आपस में, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कौन सा बंध के द्वारा जुड़ा रहता है? ये फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा आपस में न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़े रहते हैं। जुड़कर फिर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। ठीक है, इसका आणविक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये तो कि ये भी क्या है? इसका स्ट्रक्चर किसने दिया? वाटसन क्रिक ने। ये स्ट्रक्चर इसे भी किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक नाम से। तो ये इसकी जो आणविक स्ट्रक्चर मूल रूप से क्या होंगी? ठीक है, आपको ये दोनों डायग्राम बनानी है। ये क्या है? इसके आणविक स्ट्रक्चर। तो इसके आणविक स्ट्रक्चर में देखें तो क्या है? यहाँ पर एडेनिन है वो किससे जुड़ी हुई है? थायमिन से जुड़ी हुई। ठीक है, और साइटोसिन है वो किससे जुड़ी है? गुआनिन से। दोनों के बीच कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध है। और कितना बंध है? तो क्या है? इसमें एडेनिन और थायमिन इनके बीच 2 हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, और थायमिन साइटोसिन और गुआनिन है, इसके बीच कौन सा कितना हाइड्रोजन बंध है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बंध है। ये क्या हो गया? इसके नाइट्रोजन क्षार वाला हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है, क्षारक, ये नाइट्रोजन क्षारक है। प्यूरिन और पिरामिड किसके अंतर्गत आती है? ये आती है नाइट्रोजन क्षार के। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षारक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये सब क्या है? नाइट्रोजन क्षार वाला होगा। अब इसके बाद देखिए ये क्या है? पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर पे पढ़े हैं। ये क्या? पेंटोज शुगर वाला भाग को शो कर रही है, दोनों तरफ में हम कैसे पेंटोज शुगर वाला भाग को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पी बना है वो क्या है? फास्फेट। ठीक है, क्या कौन सा भाग है इसका? फास्फेट वाला भाग है। ये देखो, ये स्टार्ट कहाँ से? 3 डेज से हो रही है और एंड कहाँ पर हो रहा है? 5 डेज। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 डेज से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है? ये 3 डेज पर हो रही है। ठीक है, पूरी फास्फेट को शो कर रही है ना। और ये किसे ये एस जो लिखा है वो क्या है? पेंटोज शुगर है। और ये क्या है? सी जी और ए और टी है वो क्या है? नाइट्रोजन क्षार। ठीक है,
यहाँ पर ये वाला पूरा भाग क्या कहलाएंगे, ये पूरा भाग क्या कहलाएंगे इसके 9, तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। ये देखो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने और न्यूक्लियोटाइड से वो आपस में कौन सा बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, अब चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर पढ़ेंगे कि डीएनए, क्योंकि डीएनए की अभी बात की गई कैसा है, डीएनए है वो आनुवंशिकी पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, इनके द्वारा माता पिता के जो गुण है, ठीक है, लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो क्या सच में स्थानांतरित होते हैं कि नहीं, ये सब क्या प्रयोग किया गया है ना। उस प्रयोग को समझेंगे कि किस तरह से डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थों या जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, आज देखते हैं। थैंक यू।